हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों आज मैं साइंस में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों इन प्रश्नों को सोल्यूशन करवाने के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लेकर आऊँगा, है ना। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले अब तक पहुँच जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं संवेदिक अभिग्राहक, रासायनिक अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक और रसवेदी अभिग्राहक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रसवेदी ग्राहक। तो दोस्तों स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं। देखिए, जीभ मुखगुहा के पर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है ना। और जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। आप अपने आप में कभी गौर किए होंगे कि आपके जीभ के ऊपर में छोटा छोटा बूंदा बूंदी टाइप का दिखता होगा, है ना, वही हमारा अंकुर कहलाता है। और इसे स्वाद कलियां भी कहा जाता है, जिससे कि हमें स्वाद का पता चलता है ना। देखिए, जीभ के अग्रभाग से जो आगे का भाग होता है उससे मीठे स्वाद का पता चलता है, और जो पीछे का भाग होता है उससे कड़वे भाग का पता चलता है। और जो दाएं और बाएं रहता है उससे क्या पता चलता है? तो उससे खट्टेपन का आभास होता है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है? देखिए, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य किसके द्वारा की गई है, यानी कि किसके द्वारा खोज की गई है? क्वेश्चन क्या है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई है? ऑप्शंस हैं हेनरी कैवेंडिश, एंटोनी एल लेवोजियर, आइजैक न्यूटन और जॉन डाल्टन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइजैक न्यूटन। यानी कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी। और इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? इसे जी के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि ये जी यहाँ दिख रहा है ना। और इसका मान कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और देखिए, जी का मान न्यूनतम किस रेखा पर होता है, किस जगह पर होता है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होता है, कहाँ पर अधिकतम होता है। तो देखिए, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, इसलिए आप इसको याद रख लीजिएगा, है ना। यानी कि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है जी का मान और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? क्या कह रहा है? अम्ल का गुण नहीं है ना। ऑप्शंस हैं अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, और अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। ये ऑप्शन गलत है ना। क्या बोल रहा है? अम्ल का गुण नहीं है, ये पूछ रहा है ना, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, अम्ल का स्वाद जो होता है ना, कड़वा नहीं होता बल्कि खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, और अम्ल जो होता है मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और अच्छे एवं प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और देखिए, कड़वा जो होता है ना, भस्म का होता है, यानी कि क्षार का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, तीखा होता है। इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, खाली स्थान की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। ऑप्शंस हैं चिकनाई, और नेक्स्ट ऑप्शन है मिश्र धातुकरण, गैल्वेनाइजेशन और एनोडाइजिंग, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैल्वेनाइजेशन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है ना। इसे याद रखिएगा। देखिए, लोहे में जो जंग लगता है वो कौन सा पदार्थ होता है? तो फेर्सोफेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? फेर्सोफेरिक ऑक्साइड होता है, और यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाती है। देखिए, जब लोहा जो जंग लगता है ना, तो उसका भार जो होता है बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है कि कम होता है कि वही रहता है ना। तो लोहे का भार बढ़ जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो हम उसे बचाने के लिए क्या करेंगे? हाँ, तो उसमें पेंट लगा सकते हैं, या फिर ग्रीज लगा सकते हैं, या फिर एसिड पेंट कर सकते हैं। इसके द्वारा हम उसमें जंग लगने से बचा सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या? देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ऊपर उठाए गए हैं हथौड़े के पास क्या होता है? क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर उठाए गए हैं हथौड़े
सॉरी थोड़े नहीं होगा, हाँ हथौड़े होगा, ठीक है ना। इसको हथौड़े आप ले लिख लीजिएगा, देखिए हथौड़े हो जाएगा यहाँ पर, है ना, हथौड़े जगह, यानी कि उठाए गए हैं, क्या उठाया गया, ऊपर उठाया गया, हथौड़ा उठाया गया है। तो ऊपर उठाया गया हथौड़ा में क्या होता है, ऑप्शन हैं गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। जब हम किसी वस्तु को ऊपर में उठा करके रखते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, देखिए किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, इसे याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है, देखिए जब हम आवधिक तालिका के समूह के नीचे जाते हैं तो क्या होता है। ऑप्शंस हैं, देखिए सेल की संख्या घट जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, सेल की संख्या बढ़ जाती है और परमाणुविक आकार कम हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सेल की संख्या बढ़ जाती है। देखिए जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे आते हैं तो सेल की संख्या जो है कि बढ़ जाती है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनांग यानी कि एक ही अंग है जिससे खाली स्थान कहते हैं। तो डिंबवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और शुक्रवाहिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान खाली स्थान से कम हो जाता है। ऑप्शंस हैं 5.7, नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए 5.5, 5.6 और 5.4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5.5, है ना। देखिए दांतों का सड़न जो होता है शुरू हो जाता है मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाने पर, यानी कि 5.5 अगर कम हो गया तो दांत सड़ना शुरू हो जाता है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए दांतों का एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, दांतों का एनिमल जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कठोर होता है ना। और हमारे शरीर का पीएच स्तर कितना होता है, कितने के बीच होता है, बता सकते हैं क्या, ठीक है, नहीं जानते तो बताते हैं। देखिए हमारा शरीर का पीएच जो होता है 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है ना। और अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है, इसे भी याद रखिएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं तो ऑप्शन रहेगा कि पीएच मान कुछ दिया हुआ रहेगा, पीएच मान इतना से इतना होने पर, है ना, इस तरह से कुछ दिया रहेगा। देखिए वर्षा के जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है ना, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल रहा है। तो ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है, एक स्रोत प्रतिरोधक भी का विभवांतर बनाए रखता है, समय टी में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। ऑप्शंस हैं VI/T², VI/T, VI/T। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि VI/T, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एक स्रोत प्रतिरोधक में भी का विभवांतर बनाए रखता है ना। समय टी में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा VI/T होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 2, 4, 3 और 5। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5। देखिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी होती है। तो 5 मूल तत्व कौन कौन से हैं, आग, जल, वायु, क्षितिज और गगन, है ना। देखिए भारतीय साहित्य में इन तत्वों को पंचतत्व भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। भारतीय साहित्य में क्या कहता है, तो इसको पंचतत्व कहा जाता है, इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है, P यानी कि P क्या होता है, P होता है, देखिए P का मतलब होता है कि ध्रुव होता है, यानी कि
पी का मतलब ध्रुव होता है और एफ का मतलब क्या होता है, तो एफ का मतलब फोकस होता है ना। यानी कि जब किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। ऑप्शंस हैं, देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है अनंत पर, एफ और सी के बीच, दर्पण के पीछे और सी के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दर्पण के पीछे। देखिए जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखा जाता है, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो इसका अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। और इसमें आकार कितना बड़ा होता है, तो इसमें आकार बड़ा होता है। देखिए जब किसी वस्तु को एफ और पी के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जो होता है दर्पण के पीछे बनता है और जिसका आकार मतलब बड़ा होता है। और इसमें प्रतिबिंब कैसा दिखता है, तो सीधा और आभासी बनता है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। ऑप्शंस हैं 78 केल्विन, 314 केल्विन, 373 केल्विन और 351 केल्विन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 373 केल्विन। देखिए एक डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ 78 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, इसको 273 से इसको जोड़ना पड़ेगा, जिसके कारण हो जाएगा 373 केल्विन, है ना। देखिए इसको देखिए सेल्सियस पैमाना में जो हिमांक होता है ना, इसको डिग्री सेल्सियस से डिनोट किया जाता है और भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस से अंकित किया जाता है ना, इसे याद रखिएगा। और अगर केल्विन पूछा जाए तो इसको हम 273 से मतलब हिमांक बिंदु होता है 273 केल्विन और भाप बिंदु होता है 373 केल्विन, है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन दिया उत्तक क्या होता है ना, उत्तक क्या होता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन दिया हुआ है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है ना। और नेक्स्ट ऑप्शन है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए उत्तक वे कोशिकाएं होती है जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। और उत्तक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उत्तक अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो विंचर्ट ने किया था, इसे याद कर लीजिएगा, है ना। विंचर्ट ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था इस शब्द का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन 15 क्या है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानें जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। ऑप्शन है मुकुलन, वानस्पतिक प्रजनन और नेक्स्ट ऑप्शन है विखंडन और अणुओं का विभाजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी क्या दिया हुआ है, वानस्पतिक प्रजनन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को वानस्पतिक प्रजनन जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन 16 है, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है, यह निम्न में से किस घटना के कारण है। ऑप्शन हैं विभक्त प्रतिबिंब, कुल आंतरिक प्रतिबिंब, पार्श्व व्युत्क्रमण और अपवर्तन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्श्व व्युत्क्रमण। यानी कि हम अपना तस्वीर जो देखते हैं आईना में, हमारा उल्टा दिखता है, यानी पार्श्व दिखता है, पार्श्व उल्टा दिखता है ना, इसको याद रखिएगा। देखिए पार्श्व व्युत्क्रमण की स्थिति में प्रतिबिंब विपरीत दिखाई दर्पण देता है ना। और देखिए समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाता है ना, यानी कि किस कंडीशन में रखा जाता है, तो देखिए वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, यह आंसर होगा, है ना। और देखिए समतल दर्पण के प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा होता है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और पार्श्व उल्टा होता है। इस पॉइंट्स को भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। देखिए यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है। ऑप्शन हैं I = V - R, I = V/R,
आई इक्वल टू आर बाई वी इंटू एन और आई इक्वल टू वी आर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आई इक्वल टू वी बाई आर, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए किसी चालक का लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। किसी चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध घटता है और ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन हैं सोडियम, तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम। सोडियम धातु को आसानी से काटा जा सकता है। देखिए सोडियम जो होता है ना, अत्यंत ही क्रियाशील तत्व होते हैं, जिसके कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। और इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? अपेक्षित घनत्व होता है इसका 0.97, है ना, इसको याद रखिएगा। 0.97 इसका अपेक्षित घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? ऑप्शन हैं अभिलंब की ओर तथा धीमी हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। और नेक्स्ट है अभिलंब से दूर तथा धीमी हो जाती है और अभिलंब की ओर तथा गति बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिलंब से जो है कि दूर हो जाता है और गति बढ़ जाती है ना। देखिए जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अगर कुछ और इसका पॉइंट जान लेते हैं। देखिए जब प्रकाश की एक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में यात्रा करती है, जब यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो अभिलंब से पास यानी अभिलंब के पास, यानी कि अभिलंब से नज़दीक में जाता है ना, और इसकी गति जो होती है कि घट जाती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। देखिए दूसरा दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है ना। पहला क्वेश्चन ये हुआ कि जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, और अगला क्वेश्चन पूछता है कि जब एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है। तो याद रखिएगा कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा ना तो अभिलंब से दूर हट जाएगा और गति बढ़ जाएगा, और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा कि अभिलंब के पास आ जाएगा और गति घट जाएगा, है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए एक विलयन का pH मान 3 है, जब pH मान बदलकर 6 हो जाता है तब H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है? ऑप्शन हैं 3 गुना बढ़ जाती है, 1000 गुना कम हो जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है और 100 गुना कम हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि एक विलयन का pH मान अगर 3 है और जब pH मान बदलकर 6 हो जाता है तो इसकी H प्लस आयन की सांद्रता जो होती है 1000 गुना कम हो जाती है। देखिए दोस्तों pH एक मूल्य जो होता है एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है ना, इसे याद रखिएगा। और pH मान कितना से कितना तक होता है? तो 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेकर 7 तक होता है अम्लीयता और 7 से लेकर होता है 14 तक क्षार, है ना। यानी कि और देखिए 0 से लेकर जो 7 तक होता है ना वो अम्ल कहलाता है, और 7 जो होता है ये उदासीन कहलाता है, इसे याद रखिएगा। और 7 से लेकर 14 ये होता है क्षार, है ना, याद रखिएगा। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है और क्षार जो होता है कड़वा होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 1 और 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। यानी ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, है ना। देखिए ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है, ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप है। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। और ओजोन का देखिए ओजोन का जो गंध होता है ना सड़ी हुई मछली की तरह गंध देती है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। क्या है? देखिए जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ये ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गतिज ऊर्जा। देखिए जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को या गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है ना। देखिए किसी वस्तु की उसकी अवस्था या स्थिति कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा, है ना। और यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बांध बनाकर पानी को जो इकट्ठा किया जाता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा स्थित होता है, मतलब कि संचित होता है, तो उसमें अस्थितिज ऊर्जा होता है। और यदि उस पानी को बहा दिया जाए यानी छोड़ दिया जाए तो उसमें कौन सा ऊर्जा आ जाएगा? तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगा,
इसे याद रखिएगा। और दोस्तों और एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि समय को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, यदि समय को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है ना, इसे याद रखिएगा। यानी कि समय को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। देखिए खाली स्थान बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शंस हैं प्लेनेरिया और प्लाज्मोडियम, राइजोपस और खमीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या दिया हुआ है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए प्लाज्मोडियम जो होता है बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, इसे याद रख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन। देखिए खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए नाइट्रोजन जो होता है ना प्रोटीन नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होता है ना। और इस देखिए एक पॉइंट बनता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, तो 46% होता है, इसे भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं है। ऑप्शन हैं गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और उसमें ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। देखिए साइकिल जो हम चलाते हैं उसमें क्या होता है गतिज ऊर्जा भी होता है ना, उसमें ऊर्जा भी होता है और यांत्रिक ऊर्जा भी होता है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, ठीक ना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो लगाऊंगा सबसे पहले तक पहुंच जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।